सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फ्रंट पेज के साथ मैं हूं मुइज़्ज़ुर रहमान। नाज़रीन, ईद उल अज़हा चंद ही रोज़ की दूरी पर है और इसी वजह से आज हमने कुछ गैर रिवायती शो आज हम करने लगे हैं और आज के हमारे शो का मौजू है पाकिस्तान की लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत का जो कुल हजम है उसका तकरीबन 65% जो इन्हिसार है वो ज़राअत की इंडस्ट्री पर है और अगर हम ज़राअत की इंडस्ट्री को फर्दर ब्रेक डाउन करें तो उसका करीब 60% लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री पर उसका इन्हिसार है। अगर हम पाकिस्तान की करीब जो है तकरीबन लाइफ स्टॉक की आबादी के ऊपर देखें तो करीब पाकिस्तान की इस वक्त 22 करोड़ जानवरों की टोटल आबादी है और उसके अंदर गाय, बैल, भैंसें, बकरे, दुम्बे, मुर्गियाँ और दीगर जानवर शामिल हैं। ऑब्वियसली नाज़रीन, अगर हम इस मार्केट का साइज़ देखें और लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री की काफ़ी कैटेगरीज़ हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो गोश्त का काम हो, चाहे वो सारे साल के गोश्त का काम हो, तो उसका अगर हम सिर्फ गोश्त के काम पे देखें तो पाकिस्तान का कुल इंडस्ट्री का साइज़ 12 अरब डॉलर है और इसमें जो है तकरीबन 250 मिलियन डॉलर की सालाना बरामदात भी शामिल हैं। आगे चलते हुए हम अगर आपको बताएं कि तकरीबन लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री से पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 80 लाख ख़ानदान इस वक्त कनेक्टेड हैं और तकरीबन ये हमारी जीडीपी का 14% बनता है। वक्त के साथ साथ हमारी कुछ ब्रीड्स, जिस तरह के कुछ पाकिस्तान की मशहूर ब्रीड्स, चाहे वो साहिवाल ब्रीड हो, चोलिस्तानी ब्रीड हो, उसकी कुछ ना कुछ आप देखें तो वक्त के साथ हमारी इंडस्ट्री जिस तरह डेवलप होनी चाहिए थी उस तरह नहीं हो सकी माहिरीन के मुताबिक। अलबत्ता अब क्योंकि दुनिया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जा रही है और हमारे शो की एक बहुत बड़ी थीम है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, तो हम ये आज बताएंगे कि हमारी इंडस्ट्री को किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू द यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। कुछ मेथड्स हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के, तो इस वजह से हम आज एक ऐसे जगह पे आए हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया की मशहूर तरीन ब्रीड्स, चाहे वो ब्रैंगस ब्रीड हो, ब्राह्मण ब्रीड हो, एंगस ब्रीड हो या जो पाकिस्तान की लोकल ब्रीड्स हैं, उन पर भी काम हो रहा है। तो नाज़रीन, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हम आए हैं 786 कैटल फार्म पर। यह तकरीबन 1991 में मुआरज़े वजूद में आया और गुज़िश्ता 3 सालों से पाकिस्तान की लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री पे काम कर रहा है ये इदारा और यहाँ पे पाकिस्तान की लोकल ब्रीड्स जो कुछ दुनिया की इंपोर्टेड ब्रीड्स हैं, जो दुनिया के मोस्ट फेमस ब्रीड्स हैं, चाहे जिसमें ब्राह्मण नस्ल हो, एंगस ब्रीड हो, ब्रैंगस ब्रीड हो या पाकिस्तान की अपनी जो बड़ी फेमस है दुनिया में, चाहे वो चोलिस्तानी ब्रीड हो, साहिवाली ब्रीड हो। तो इस तमाम हवालों से हमने गुफ्तगू के लिए आज दावत दी है हाजी मोहम्मद मुश्ताक साहब को, जो कि 786 के बानी हैं और इस इंडस्ट्री के असातिज़ा में से एक माने जाते हैं। इनका माशाल्लाह तकरीबन 36 साल का तजुर्बा है। बहुत शुक्रिया आई साहब, आज आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आई साहब, पहला सवाल तो यही है, आपका माशाल्लाह तकरीबन 3 दिहाइयों से ज़ायद का आपका तजुर्बा है, तो पहला सवाल यही है कि आपने 3 दिहाइयों में पाकिस्तान के इस सेक्टर को किस तरह ऊपर जाते हुए देखा है या किस तरह इसमें आपने कठिन मरहले भी देखे हैं, अगर आप इसको सम अप कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इंडस्ट्री को बहुत ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन इत्तेफाक से काफ़ी मसाइल हैं इस इंडस्ट्री को ऊपर ले जाने के लिए। तो सिस्टम ऊपर से चलता है, ऊपर से नीचे तक, और सबसे पहला मरहला जो है ना वो तो है इस इंडस्ट्री का शौक़ का। तो हमारे यहाँ सिर्फ ज़्यादातर लोग जो देखते हैं वो कुर्बानी के लेवल को देखते हैं। ये इंडस्ट्री मांगती है टाइम, ठीक है ना। अब टाइम के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुकूमत को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके चलने के लिए। देखें, अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ ये मिल के चलेंगे तो ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी ग्रो करेगी। टाइम लगता है थोड़ा सा, हर इंडस्ट्री को, कोई भी इंडस्ट्री लगती है उसको टाइम लगता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत मिनिमम टाइम के अंदर जो है ना हम ग्रो कर जाएं और दुनिया के मुकाबले में हम खड़े हो जाएं। हमारे पास जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमारे पास अल्लाह ताला ने वो वसाइल दिए हैं यहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं समझता हूँ कि जो जानवरों की खुराक है वो बिल्कुल देसी तरीके से है, जहाँ हम
समझते हैं कि जानवर बहुत फूलता फलता है और बहुत ग्रोथ करता है। हमने इस वक्त ग्लोबल इंडस्ट्री की बात की, और अगर हम इस वक्त दुनिया की मांग में देखें तो ग्लोबल जो इस वक्त मीट डायनेमिक्स है उसमें फ़ैट टू मीट रेशो जिस गोश्त में हाई हो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। स्पेशली अगर हम वेस्टर्न ममालिक में चले जाएँ तो वहाँ पे स्टेक्स का बड़ा रुझान है। तो उसका आई थिंक जो जानवर दाने पे पलता है तो उसका जो फ़ैट टू रेट का जो एक तनासुब होता है वो ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा महंगा आई थिंक ये वे है फ़ैट टू मीट रेशो बढ़ाने का, दाने पे पालने का। क्या इसके फ़वाइद हैं, और हम पाकिस्तान में जानवर को बजाय घास पे पालने के ज़्यादा हम किस तरह दाने पे पाल सकते हैं ताकि हम ग्लोबल एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए आगे चल सके, और कॉस्ट को किस तरह नीचे लाया जा सकता है? मतलब मैंने अपनी ज़ाती अभी थोड़ी सी रिसर्च की और मैंने जब देखा तो फ़ी जानवर अमूमन जो होता है ना वो आप समझ लें कि 20 केजी वेट करता है पर मंथ, और इसका भी मैंने मवाजना किया, यानी 20 केजी तो मैं आम जानवर की बात करता हूँ। लेकिन जब आप इसको मैनेज करेंगे और इसको मतलब सही तरीके से लेके चलेंगे, और क्वांटिटी आपके पास क्वांटिटी वाइज होना चाहिए, आपके पास जगह का होना ज़रूरी है, पानी का होना ज़रूरी है, तो ये मसाइल हैं। तो इससे हमें गवर्नमेंट से अगर कोई फैसिलिटेड हो, हमें ज़मीन प्रोवाइड की जाए, और बहुत सारी चीज़ें मराहत है। जैसे दुनिया के फाइनेंशिंग के तरीके से दुनिया में बैंक सेक्टर बहुत इस पे काम करता है, और मिनिस्ट्री लेवल पे भी बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। देखें, बात यह है कि मिल के काम करने से बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ब्राह्मण ब्रीड है जो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा प्रीमियम ब्रीड समझी जाती है, वो आज से 100 साल पहले इस हमारे खत्ते से ही ओरिजिनेट करके ब्राज़ील तक गई। 100% सही कह रहे हैं। वो एक दुनिया में उसका एक नाम बन चुका है। बिल्कुल। तो पाकिस्तानी जो नस्लें, जिसमें ख़ास तौर पे चोलिस्तानी नस्ल और जो साहिवाली जो ब्रीड है, उसको आप किस तरह देखते हैं, और जो ग्लोबल ब्रीड्स हैं जो मैंने जिस तरह नाम लिया उनको आप किस तरह देख सकते हैं, और हम किस तरह बेसिकली उनको एट पार लेके आ सकते हैं? देखिए, हमने जब इस सेक्टर में काम नहीं किया तो जो हमारी ओरिजिनल ब्रीड्स थी वो आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होना शुरू हो गई। जैसे साहिवाल थी, साहिवाल गाय, वो जो साहिवाल गाय थी हमारे पास, वो हमारे पास ओरिजिनलिटी थी, वो जो एक टाइम में भी मतलब पूरे दिन के अंदर एटलीस्ट 20 लीटर दूध दिया करती थी। अच्छा, हुआ ये कि जब यही यूरोप के लोगों ने देखा तो यूरोप के लोगों ने किया कि यहाँ से वो हमारी ब्रीड को ले गए, हमारी ब्रीड को लेके उन्होंने एग्जामिनेशन करा के अब वो वहाँ तक पहुँच गए हैं कि पर डे 50 लीटर मिल्क मिलता है उनको। तो उनकी रिसर्च और उनका काम करने का तरीका और जो इनकी मिनिस्ट्री है उन्हें बहुत ज़्यादा जो है ना फ़ायदा पहुँचाती है। दुनिया में इस वक्त 58 मुसलमान ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, और इसके अलावा भी दुनिया में तकरीबन मुसलमान हर जगह पे हैं। तो सिर्फ जो हलाल मीट की जो इस वक्त मार्केट है उसका हजम तकरीबन 900 अरब डॉलर से ज़्यादा है। बिल्कुल सही कहा। तो पाकिस्तान इस वक्त किधर खड़ा है, और हम जो इतना बड़ा ये जो एक समझे एक समंदर है, हम इसके अंदर किस तरह कूद के हम किस तरह इसका पोटेंशियल को सक इन कर सकते हैं और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं? असल में इसकी वजूहत कुछ फार्मर्स भी हैं जी। ये नहीं है कि सिर्फ मैं कहूँगा कि भाई मिनिस्ट्री हमें कोई साथ नहीं देती या हुकूमती सतह पे। देखें, बात ये कि मुझे अगर प्यास लगी है तो मैं फ्रिज की तरफ जाऊँगा, पानी पीऊँगा, खाने की भूख लगी है तो मैं खाने की तरफ। लेकिन बदकिस्मती है कि एक तो अवेयरनेस लोगों में बहुत कम है पाकिस्तान में इस लेवल, और दूसरी बात यह है कि जब मुझे कोई चीज़ फैसिलिटेड नहीं होगी, एक चीज़ ये भी है ना कि जब मुझे मालूम है कि यार आगे मैं जाऊंगा मुझे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर मैं दिल बर्दाश्त हो जाता हूँ। मेरे पास अगर सरमाया कम है और अगर मैं किसी चीज़ को आगे लेके जाना चाह रहा हूँ तो मुझे जब तक सपोर्ट नहीं होगा बैक से तो मैं कहाँ जाऊँगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें और ग्लोबल बात करें तो इस शोबे में क्या जिद्दत आई है और किस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल आज हो रही है पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी? दुनिया ने मिल्किंग प्रोडक्शन में आप देखेंगे 45 और 50 लीटर का मायने आप समझते हैं, तकरीबन एक मन से ज़्यादा रोज़ का उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को ग्रो किया ना। हम बैक पे जा रहे हैं, हम मिल्क पाउडर इंपोर्ट करते हैं। पाउडर मिल्क इंपोर्ट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? नेदरलैंड से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? यूरोप कंट्रीज से हो रहा है।
ठीक है ना। अब इसका लॉस किससे हो रहा है? हमें, मतलब हमारा ज़रा मुबादला जा रहा है और इस जा रहा है, और सेक्टर को भी लॉस हो रहा है ना, हम इसकी तरफ आगे बढ़ नहीं रहे। कुछ महदूद सतह पर पाकिस्तान में टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है जानवरों की अफजाइश पे या पैदाइश पे, अगर आप बता सकें। नहीं, मैं नहीं समझता होगा एटलीस्ट अभी कोई, मतलब मास लेवल पे अभी कोई आर्मी लेवल पे कोई फार्म बनाया गया है पंजाब के अंदर। इस तरह के फार्म्स हर इलाके के अंदर होने चाहिए। और अच्छा, दूसरी बात है कि यूरोप के अंदर कंपटीट होता है ना, सारे मामला कंपटीशन होते हैं। जब तक कंपटीशन का दौर नहीं आएगा आप ग्रो नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? आपके अंदर जज्बा होना चाहिए कि काम, कोई भी आप काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, उसमें जब तक जज्बा नहीं होगा आप में, आप नई ग्रोथ कैसे करेंगे? नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हाजी मोहम्मद मुश्ताक। हम उनसे पाकिस्तान की लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री के खदोखाल पे बात कर रहे हैं, कुछ अभी यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, कुछ उनसे पूछेंगे उन्होंने किस किस्म की यहाँ पे टेस्टिंग की है। लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए बोल न्यूज़। नाज़रीन, वेलकम बैक टू फ्रंट पेज। इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान के लाइफ स्टॉक सेक्टर को। भाई साहब, अभी ब्रेक से पहले भी आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में जिक्र हुआ। अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली महदूद सतह पर कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसी टेक्नोलॉजीज़ या जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है उस जैसी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल तो हुआ है। अगर आप नाजरीन को समझा सकें ये क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसका जो फ़ायदा है वो हम पाकिस्तान की लोकल ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड के हवाले से किस तरह कर सकते हैं, और जो इसके बेसिकली जो फ़वाइद हैं वो हम किस तरह एक पूरे सेक्टर, एक मास लेवल पर तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो पे एक जिस तरह हम बात करें कि इंडस्ट्री फले फूले, वो किस तरह, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जब दुनिया के कुछ ममालिक, जब हमारी ओरिजिनल ब्रीड साहिवाल यहाँ से ले जाके एग्जामिनेशन की उन्होंने और इससे फ़वाइद हासिल किए हैं और माशाल्लाह बड़ी ग्रोथ की है, तो कोई वजह नहीं है कि उनके वहाँ से हम एम्ब्रियोज़ ले आएँ, सीमेंस ले आएँ, तो उसके हमें फ़वाइद हासिल हों। तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर पीस का साथ दे, और प्राइवेट सेक्टर के अलावा गवर्नमेंट सतह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस काम को करना, इसलिए कि इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आते। इसकी वजह ये है कि कभी हमने इस सेक्टर में काम किए ही नहीं है, ना कोई समझ लें कि प्रॉपर हमने इस इंडस्ट्री को कुछ समझा। रिसर्च बहुत कम है, बहुत रिसर्च कम है। अब ये सिर्फ लोगों की, थोड़ी बहुत लोग माशाल्लाह इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, एजुकेटेड हैं और इस चीज़ों को समझने लगे हैं, तो वो खुद जो है ना इम्पोर्ट करने लगे हैं। तो इसकी वजह से मैं जो देखता हूँ पिछले 5 सालों में दिन ब दिन तरक्की होती जा रही है और हमारी क्रॉस ब्रीड हो रही है, और इससे हमें जो वेट गेन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। भाई साहब, आप कहें गुज़श्ता 5 साल से लोग अपने ही तौर पे जैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के ऊपर काम करें, तो आपने भी इस पर कोई तजुर्बा किया है और आप कुछ हमें दिखा सकते हैं आज जो है? जी बिल्कुल तजुर्बा किया है, ये आपके सामने मैं पिछले 2 सालों से तजुर्बा कर रहा हूँ। तो ये देखें आप माशाल्लाह, ये जो 2 बच्चे खड़े हुए हैं मेरे पास, तो ये बिल्कुल एग्जामिनेशन के हैं और ये 4-4 माह के बच्चे हैं, ठीक है ना। अब देखें, अब जिद्दत पैदा हो गई ना हमारे पास। अब ये देखें, इसकी नोज़ देखें आप, बिल्कुल पिंक है, जो कि तकरीबन फॉरेन ब्रीड से ली है। हाँ, पिंक नोज़ है, ठीक है ना। अब ये समझते हैं आप, इसकी हाइट देखें, इसकी लंबाई देखें। अब ये 4-4 माह के बच्चे हैं, ये वज़न करेंगे, ग्रोथ करेंगे। जब हम इस लेवल पे जाएंगे तो मीट वेट भी इनका ज़्यादा आएगा, और अगर ये दोबारा से रिसाइकल हो गई तो इनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़वाइद होंगे। तो आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप आवाम को या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको आसान अल्फाज में समझा सकें कि ये क्या है, बेसिकली ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, और बेसिकली इसके क्या फ़वाइद हैं, इसको हम किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके क्रॉस ब्रीड और जो लोकल ब्रीड के प्रोडक्शन के हवाले से किस तरह मज़ीद यूज़ करके इसके जो फ़वाइद है वो पूरी इंडस्ट्री वाइड लेवल तक किस तरह मुंतकिल कर सकते हैं? हमारे पास बहुत बड़े बड़े फार्मर्स हैं माशाल्लाह से, और कई अरसे से काम कर रहे हैं। ब्रीडिंग पे हमारे दोस्त हैं,
वो एग्जामिनेशन पे भी काम कर रहे हैं और ओरिजिनल बुल पे भी काम कर रहे हैं, तो उसका भी रिज़ल्ट आता है। और बहुत अच्छा, शुरू से पाकिस्तान जो है ना, वो जो हमारा है पाकिस्तान, उसमें ओरिजिनलिटी जो बुल हैं उस पर ज़्यादातर काम किया जाता है। लेकिन ये जैसे जैसे दुनिया ने इसको चेंज किया, तो हमें भी उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर चेंज नहीं करेंगे तो हम बहुत बैक पे, हम पीछे चले गए। साहिवाल की नस्ल जो थी वो 20 लीटर दूध देती थी, आज साहिवाल की नस्ल आपको नहीं मिलेगी, अगर 10 लीटर। अब क्या हुआ है, अब क्रॉस ब्रीड आ रही है। क्रॉस ब्रीड जो थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिन का 12-14 लीटर दूध है, और उसका खर्चा आउट नहीं हो रहा है, तो आप खर्चा, मैं ये कह रहा हूँ कि आउटपुट बिल्कुल। तो हम साहिवाल ब्रीड पे काम करते, वही एम्ब्रियोज लाते, वही सीमेंस होता जो हम साहिवाल ब्रीड पे रखते, अपनी नस्ल को ग्रोथ करते। लेकिन जैसे ये आप देख रहे हैं, एक बच्चा ला रहा है, आप बताएं इनको, देखें ये रिजल्ट है। ये 16 माह का बच्चा है, 16 माह का, देख रहे हैं आप, इसके कान देखें आप और होंठ देखें, ये क्रॉस ब्रीड है ना। ये जाहिर सी बात है कि हमारी ओरिजिनलिटी नहीं है, इसमें से कुछ सिलेक्शन किया हमने, कच्चे का इलाका जैसे हम कहते हैं, रुझान की साइड का, उसमें से इसकी आपकी झलक नज़र आएगी, पंजाब की झलक नज़र आएगी, और ये ब्राह्मण की झलक नज़र आएगी। दुनिया की फेमस तरीन ब्रीड है, ठीक है ना। अब इसका ग्रोथ देखें, सिर्फ 16 माह का बच्चा है, और इस वक्त ये वतन में खड़ा है, मतलब मीट वेट में 8 मन से ज़्यादा है, 8 मन है, ठीक है। तो आप समझते हैं कि 16 माह का बच्चा जब ये अपनी उम्र को पहुँचेगा, 2 साल 24 माह से ऊपर जाएगा, तो कितनी ग्रोथ करेगा, मीट वेट में कितनी ग्रोथ करेगा। आजकल आई थिंक दुनिया का अगर जो सबसे बड़ा इशू अगर हम कहें तो गलत ना होगा, क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली, वो इतना बड़ा इशू बन चुकी है कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर किसी को मुतासर कर रही है। जिस तरह आपके जो नहरों का लेवल है ऊपर बढ़ गया क्योंकि आपकी ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, तो जिस तरह ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, इससे आपके सेक्टर पे क्या असर पड़ रहा है जो मौसमियाती तब्दीली का? मौसमियाती जानवर को सबसे पहले जब तक इसकी आप सेहत का ख्याल नहीं करेंगे तो आप किसी सेक्टर में आगे नहीं जा सकते। अब गर्मी का टेम्परेचर अगर 50 डिग्री है तो उसके लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शेड बने हुए, दुनिया के अंदर कंट्रोल शेड बने हुए हैं। पानी का सिस्टम देखें, हमारे यहाँ पानी नहीं है, जिस फार्म पे आप खड़े हैं वहाँ लाइट नहीं है। अब बताएं तो मेरे एक्सपेंस बढ़ेंगे ना, अपनी मदद आप है। पानी यहाँ नहीं है मेरे पास, रोज़ टैंकर आ रहा है 4000-5000 का एक टैंकर। तो अब गर्मी में अगर हम माल को नहलाएं ना, पानी ना लगाएं, तो कभी सेहतमंद नहीं होगा। सेहत का ख्याल बहुत ज़रूरी है। मतलब इसमें हमें, आप ये ना समझिए पार्ट टाइम जॉब है। कंट्रोल शेड कहाँ होंगे आप बताएं, लाइट का इतना प्रॉब्लम, अगर कंट्रोल शेड बनाते तो गर्मी ऊपर से, तो जानवर कहाँ पलेगा, तो इसका असर जानवर की सेहत पे बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, आखिर में मतलब भाई साहब आपसे सवाल, ऑब्वियसली ये एक ओपिनियन है कि ये जो एक तो कैटल फार्मिंग होती है और गोश्त की फार्मिंग होती है, अगर आप इसका एक डिफरेंस बता सकें, और उसके साथ ही मैं सवाल आपसे जोड़ लेता हूँ कि बेसिकली नए एंट्रेंट्स हैं वो आना चाहते हैं इस मार्केट में, उनके लिए आपका क्या मशवरा है? जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा ना इस चीज़ का, इस लेवल का, तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे। आपको तो तकरीबन 3 दहाइयों से ज़्यादा हो गए। और मैं खुद जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि यार अगर कोई आपको ज़रूरत पड़े हमारी किसी लेवल पे, किसी सतह पे, जानवर की सेहत के हवाले से, जानवर की खुराक के हवाले से, यानी कि और एक्सपेंस के हवाले से कि आप हम अपना एक्सपेंस कैसे कम कर सकते हैं और अपने मार्जिन को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप जब आना चाहें मैं हाज़िर हूँ आपको। जब किसी को ज़रूरत हो, सिंध की सतह पे, पंजाब की सतह पे, पाकिस्तानी लेवल पे सतह पे, तो मेरी खिदमत हाजिर है। ऐसा प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले आपसे एक आखिरी सवाल बड़ा अहम है। हमने ऑब्वियसली मीट के बारे में बात की, जो पाकिस्तानी गोश्त है उससे एक्सपोर्ट तो है, सालाना $250 मिलियन की ऑब्वियसली हमारी एक्सपोर्ट है। किन ममालिक में ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है और कहाँ पे पसंद भी किया जा रहा है हमारा मीट, अगर आप बता सकें? यार जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के बड़े ममालिक में हमारा गोश्त जा रहा है, जिसमें मैं आपको बता दूँ सऊदी अरब है, मस्कत है, दुबई है, चाइना है और ईरान है। मतलब बहुत सारे ममालिक में गोश्त जा भी रहा है और पसंद भी किया जा रहा है। असल में बात है टेस्ट की, तो अल्लाह ताला ने बड़ी ये सलाहियत दी हुई है, बड़ी ये एक बड़ी नेमत होती है कि
कि वो हमारे गोश्त की मांग मतलब डिमांड कर रहे हैं वो, तो फिर हमें इस सेक्टर में काम क्यों नहीं करना चाहिए कि ऑलरेडी हमारी मार्केट अच्छी है, हमें एडवांटेज है, तो फिर हमें इस सेक्टर में क्यों काम करना। मतलब देखें, एक जो खला है वो तो पहले से पूरा हुआ है, हमारी डिमांड तो है दुनिया के अंदर। बहुत शुक्रिया हाजी साहब। नाज़रीन, लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री पाकिस्तान के ज़राअत के सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी लाइफ लाइन है। जिस तरह हमने आपको प्रोग्राम के इब्तदाई में बताया कि 60% लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री का बेसिकली हमारी ज़राअत का 60% ये लाइफ स्टॉक की इंडस्ट्री है। अगर इसमें हुकूमती सतह पर और मास लेवल पे काम किया जाए तो जो दुनिया की सिर्फ गोश्त की इंडस्ट्री जो कि 2030 तक $2 खरब तक जाएगी, इसमें पाकिस्तान अपना बहुत बड़ा नाम पैदा कर सकता है। देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी गोइंग इन। तो हम ऑब्वियसली इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे शो का वक्त हो जाता है ख़त्म। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले शो में। टिल दिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना सोशल मीडिया हैंडल्स पे बोल कर अपना फीडबैक ज़रूर रिकॉर्ड कीजिएगा। मुझे मोइज़ुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।